आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और जिस प्रकार से आप सभी हमें बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं चाहूँगा भविष्य में भी आप अपना आशीर्वाद और प्यार हमें देते रहे, बनाए रखे हमारे ऊपर, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम और नए नए अच्छे अच्छे टॉपिक आपके समक्ष लेकर आए। तो जो आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो मैडम मेघना कंचनदानी जी है, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। आज हम इनके साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत ही अच्छा है। जो एस्ट्रोलॉजर को नए स्टूडेंट है, जो नए नए लोग सीखने चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक जो रहेगा वो बहुत ही सिंपल टॉपिक रहेगा, बट बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। टॉपिक हम समझेंगे मैडम से कि कुंडली को कैसे देखना चाहिए, कुंडली में क्या 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 कौन कौन से सूत्र कैसे कैसे उसको लगाना चाहिए, और कुंडली को कैसे समझना चाहिए कि जब भी कोई हमारे पास कोई कुंडली आए, जहाँ हम किसी की कुंडली को देखें, तो उसकी विवेचना कैसे की जाए, उसको कैसे देखा जाए। तो समय व्यतीत ज़्यादा ना लेते हुए सबसे पहले मैं मैडम मेघना का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज हमें अपना कीमती समय दिया है। तो और मैडम मेघना जी, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को दीजिए। नमस्कार सतीश जी। पहले तो ये ज्योतिष विद्या को मैं प्रणाम करूंगी कि जिनसे हमको इतना नॉलेज मिला। मेरा नाम मेघना कांचनदानी है। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। करीब 8-10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ ज्योतिष का। और जो है काफी सब सूत्र में थोड़ा ज्ञान है, लेकिन जिस चीज का जो मैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट समझती हूँ बेस होना चाहिए, वो मुझे वैदिक लगता है। कि सबसे पहले अपना वैदिक और बीएनएन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी नए एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो उससे उनका बेस बन जाता है, फिर बाद में वो किसी भी लाइन में जाए। लेकिन पहले पहले बेस अपना वैदिक से स्ट्रांग करना चाहिए। तो मैं ये चाह रही थी कि जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कैसे एक कुंडली को देखें, क्योंकि उनको ज्ञान बहुत है, सब चीज मालूम है। लेकिन फिर भी उनको जो है वो जब एक सामने चार्ट आता है तो उनको पढ़ना नहीं आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे देखें, इसमें क्या करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, 12 हाउसेज हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, तो कैसे देखें, कैसे समझे, इनका पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसा समझे। तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। तो बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक जो आज आज चूज़ किया है हमारे दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए। मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आज का टॉपिक। तो मैडम मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। मेरा जो पहला प्रश्न रहेगा आपसे, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सूत्र। जैसे आजकल ज्योतिष में सूत्र बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं रूल्स एंड स्टेप्स। तो मैं वो जानना चाहूँगा आपको। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि धन को कैसे देखा जाए कुंडली में। जी जी। पहले तो बेसिक एक बार समझ लेते हैं कि कोई भी आपके पास जो जातक आता है अपनी कुंडली लेने लेके, तो उनसे आप पहले 5 मिनट बात करिए। उनसे आप समझिए कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको बात करने दीजिए 5 मिनट। तो वो अपना प्रॉब्लम जो है आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट जो स्टेप आता है, जो उनकी दशा चल रही है वो देखिए। आपको जरूर जो भी वो क्वेश्चन बोल रहे हैं, आपको महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में उनका दिख ही जाएगा, वो प्लैनेट दिख जाएगा, तो आपको सूत्र पकड़ में आ जाएगा। फिर उससे कारक तत्व जो भी प्लैनेट है उसका, वो किधर बैठा हुआ है, उसके कौन से घर हैं, कौन सी राशि है, वो देख लीजिए। देखिए कि उसके घर से वो 6-8-12 सॉरी 6 और 8 या 2-12 का संबंध तो नहीं बना रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना भी अच्छे प्लैनेट्स हो, लेकिन अगर 6-8 या 2-12 का संबंध बनाते हैं आपस में, तो फिर वो जो है प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। अंतरदशा और महादशा के प्लैनेट आपस में भी बना रहे तो वो तकलीफ देंगे। फिर दूसरा, आप प्रेजेंट गोचर देखिए कि प्रेजेंट गोचर जो 4 मेन बड़े प्लैनेट्स हैं, सबका नहीं देखना है। जो 4 मेन बड़े प्लैनेट्स हैं, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, बुध सॉरी राहु हो गया, केतु हो गया। तो ये जल्दी जल्दी अपना नहीं बदलते हैं अब राशि। जैसे जुपिटर 1 साल रहता है, शनि जो है 2.5 साल रहते हैं, केतु और राहु जो है वो 1.5-1.5 साल रहते हैं। तो उनका गोचर को देखिए आप। तो जैसे ही आप उनका गोचर में भी ध्यान देंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो गोचर भी वही राशियों को से कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट होता हुआ मिल जाएगा, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैडम जी की मैं जो बात है वो आपको रिपीट करके बताना चाहता हूँ। मैडम बोल रहे हैं कि जब भी किसी भी कुंडली को सबसे पहले देखना चाहिए, देखना होता है, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। जो भी जातक आपके पास कोई समस्या लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले उसको सुनना है अच्छे से, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुने। तभी आप उनकी समस्या को समझकर कि कौन सा ग्रह, कौन सा कारक
प्लैनेट उनको प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैडम बोल रहे हैं कि कोई भी पहले कस्टमर है जब तक उसकी समस्या को सुने अच्छे से, उस सुनने के बाद आपको सीधा देखना है कि उनकी जो रनिंग जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन से ग्रहों की चल रही है। तो हमें रिलेट करना है कि जो जहाँ तक हमें समस्या बता रहा है वो रनिंग महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा से रिलेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर वो रिलेट होती है तो उसको वो देखना है भी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, उस प्लैनेट की प्लेसमेंट कौन कौन से घरों में है। जैसा कि मैडम ने बोला कि 6, 8, 12 कुंडली के जो घर है वो अच्छे नहीं समझे जाते। अगर उस ग्रहों की जो ग्रहों की दशा जो समस्या को रिलेट कर पा रही है जातक की समस्या के साथ, अगर वो 6, 8, 11 में पड़े होंगे तो वो समस्या देंगे। उसी के साथ मैडम ने बताया कि जो रनिंग महादशा के जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, अगर वो अच्छे घरों के स्वामी ना होकर अच्छे घरों में बैठे हो, जैसे 6, 8, 12 के स्वामी होकर अच्छे घरों में बैठे हो, तब भी उनकी वो दशा या उस वो जो करंट दशा, अंतरदशा, परितंत्र दशा वो समस्या देने वाली होंगी। दूसरा मैडम ने बताया है कि उसी के साथ साथ, दशा के साथ साथ, हमें करंट गोचर को भी इम्पोर्टेंस देनी होती है, उसको कंसिडर करना होता है। और मैडम ने बताया कि जो करंट गोचर में 4 मुख्य ग्रहों को हमें देखना होता है, स्टडी करना होता है, कंसीडर करना होता है। वो क्यों करना होता है 4 ग्रहों को, जैसा कि मैडम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो 4 ग्रह बड़े ग्रह हैं, धीमे ग्रह हैं, उनकी जो गति है बहुत धीमी है, वो एक राशि में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो वो 4 ग्रह मैडम ने बताया, शनि जी, बृहस्पति देव जी, राहु और केतु जी। तो मैडम जी, तो आपने हमें बता दिया बहुत ही अच्छा सूत्र की, जैसा कि ऐसे ऐसे हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने हमें प्रोसेस तो बता दिया, मैं वो आगे चलने से पहले ये थोड़े से सूत्र आपसे जानना चाहूँगा कि धन को कैसा देखा जाए, एजुकेशन को कैसा देखा जाए, उसके थोड़े सूत्र बताइए कि कैसे देखते हैं, उसके क्या रूल्स है। जी। अगर आपको धन देखना है तो आपको मालूम है कि सेकंड हाउस वेल्थ का होता है। तो पहला पहला जो है अपना सेकंड हाउस पे ध्यान रहना चाहिए। दूसरा, अगर वो जातक कुछ काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए 10th हाउस एंड 11th हाउस, क्योंकि 11th हाउस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति का घर है। तो जो उनकी इच्छाएं हैं जो धन से पूरी हो सकती हैं, तो 11वें घर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और उसका कारक तो जो धन का होता है वो जो है अपना वीनस प्लैनेट, शुक्र प्लैनेट। तो उनको हमको देखना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ पे प्लेस्ड है। वो ये घर से 6, 8 या 2, 12 का संबंध तो नहीं बना रहे हैं। किनके साथ उनका कंजंक्शन है, कौन से प्लैनेट्स के साथ उनका कंजंक्शन है। अगर वो जैसे 12वें घर में बैठा हुआ है तो फिर वो थोड़ा सा लॉस्ट डिनोट करता है, लेकिन हम उसको, जातक को उसकी बता सकते हैं कि वो अगर कुछ फॉरेन रिलेटेड काम करे, क्योंकि 12वां घर फॉरेन का भी है। तो अगर वो फॉरेन रिलेटेड काम करेंगे या कहीं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, तो उनका जो वो लॉस देने वाला है वीनस या शुक्र, तो वो उनको नुकसान नहीं देगा। ठीक है। और जैसे आपने एजुकेशन का पूछा, तो एजुकेशन के लिए जो अपना प्राइमरी एजुकेशन है वो 4th हाउस हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन अपना 5th हाउस हो गया, एंड हायर एजुकेशन 9th हाउस हो गया। तो इनको देखना बहुत जरूरी है। और इसके जो प्लैनेट्स हैं मेन, वो हो गए अपना मर्क्यूरी एंड जुपिटर, जो एजुकेशन रिलेटेड। तो वो कैसे बैठे हुए हैं, उनका क्या रोल है उसमें, कौन से प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन बना रहे हैं, क्या है। और सबसे पहला तो जरूरी अपना लग्न होता है। अगर लग्न स्ट्रांग है तो कौन, जो भी मुश्किल आ रही है जातक के ऊपर, वो उनसे उभर पाएंगे, निकल पाएंगे। अगर हम हमारा लग्न वीक है तो छोटी सी भी मुश्किल उनको प्रॉब्लम में डाल देगी। अब जैसे कि आप एजुकेशन का बोल रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो आजकल लोगों को आ रही है कि बच्चा होशियार है, सब ब्रेन चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन उसका मन नहीं लगता पढ़ाई पे, वो बैठता नहीं है पढ़ाई पे। तो वहां पे अपना मन लगने का कारक जो है मून भी हो जाता है। तो मून का भी प्लेसमेंट बहुत जरूरी हो जाती है। अब चौथे घर में, जैसे हम अगर खाली प्राइमरी एजुकेशन को अभी के लिए समझे, प्राइमरी एजुकेशन के लिए अगर समझिए उसमें मून बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो वो बच्चे का मन नहीं लगेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। मर्क्यूरी बैठा है तो बच्चा बहुत ज्यादा एनालिटिकल होगा, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा होशियार होएगा। वीनस बैठा हुआ है तो बच्चा जो है मेडिकल लाइन में जाने का चांस रखता है काफी। शनि बैठा हुआ है तो वो बहुत स्लो रहेगा, जैसे कि माताओं को प्रॉब्लम आता है कि बच्चे को सब कुछ आता है बट ही इज वेरी स्लो इन राइटिंग, वो लिख नहीं पाते हैं। जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो आधा तो एग्जाम उनका छूट जाता है। तो वहां पे वो जो है शनि रिस्पॉन्सिबल हो गया।
अगर सन जैसा प्लैनेट इन्वॉल्व हो गया तो बच्चा को बहुत इंटेलिजेंट रहेगा, माँ बाप को कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही घर को पकड़ के उसको पूरी तरह से एनालाइज करें। जो जो जातक का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंस देने का मतलब यही है कि वो क्वेश्चन से आपको रिलेट हो जाएगा। वो घर को देखेंगे आप, प्लैनेट को और उसके कारक तत्व प्लैनेट को देखेंगे तो आपको कैसा भी रिलेट हो ही जाएगा। वो किसी न किसी तरह, केतु आ गया तो ब्रेक्स इन एजुकेशन सिग्निफाई करता है। इस तरह से हमको देखना रहता है, एक घर के ऊपर पूरा फोकस डाल के उसको देखे सब तरह सब तरीके से। तो मैडम का जो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर धन की समस्या कोई लेकर आ रहा है आपके पास जातक, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि धन का कारक ग्रह कौन है। जैसा कि मैडम ने बताया कि जो धन का कारक ग्रह है वो उसको शुक्र देव बोलते हैं। शुक्र का जो शुक्र प्लेनेट होता है वो लक्ष्मी कारक ग्रह होता है कुंडली में। और शुक्र जो है उससे हम फाइनेंस और वेल्थ देखते हैं। तो जैसा कि मैडम बोल रहे हैं, अगर कोई आपके पास समस्या लेकर आ रहा है धन की रिलेटेड, सबसे पहले कारक ग्रह जो शुक्र है उसकी प्लेसमेंट को देखिए। जैसा कि मैडम ने बताया कि उसकी प्लेसमेंट अच्छे घरों में होनी चाहिए और अच्छे ग्रहों के साथ उसका संबंध बनना चाहिए। और और आगे मैडम ने बताया कि सेकंड हाउस को हम फाइनेंस के लिए देखते हैं। और अगर कोई और 10th और 11th को भी मैडम ने बताया है, जैसा कि मैडम बता रहे हैं। और इनके स्वामी का भी जो रिलेशन है वो अच्छे घरों और अच्छे ग्रहों के साथ बनना चाहिए। दूसरा मैडम ने बताया है एजुकेशन के बारे में, जो कि आजकल की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल क्वेश्चन मार्क बन गया है सभी के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली स्टडीज़ के लिए। तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले हमें मरकरी को देखना चाहिए जो एजुकेशन का कारक ग्रह है। अगर मरकरी खराब है तो एजुकेशन में आपको दिक्कतें आ सकती है। इसी प्रकार से उन्होंने बोला है कि मरकरी की प्लेसमेंट अच्छे होने से भी बच्चे, उनकी इंटेलिजेंस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के कारण भी बच्चों का मन लग नहीं पाता। तो उसके साथ साथ हमें मन का जो कारक ग्रह है वो मन को भी चंद्रमा जो मून को बोला जाता है उसको भी स्टडी करना पड़ता है। स्टडी इन द सेंस उसकी कंजंक्शन प्लेसमेंट और किस ग्रहों में उसकी प्लेसमेंट है। इसी प्रकार से मैडम ने हर ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है कि चौथे घर में कौन से प्लैनेट होने के कारण बच्चा किस एजुकेशन की तरफ जा सकता है। थोड़ा सा मैडम मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा, आपके समक्ष एक और प्रश्न रखना चाहूँगा कि कुछ लोग एक्चुअली क्या है, आजकल की रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिलेशनशिप को भी एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। आजकल आप देखो हर एक डाइवोर्स केस मिल रहे हैं आपको। आज 2 महीने नई नई शादी को नहीं हुआ होता कि तीसरे महीने डाइवोर्स हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप के इश्यूज को कैसे देखा जाए? हाँ जी, ये रिलेशनशिप जो है, स्पेशली अगर मैरिज का प्रॉब्लम है तो अपना सेवेंथ हाउस को देखना है। अगर लव है, शादी नहीं हो रही है, तो फिफ्थ हाउस को भी साथ में इंक्लूड करना है। क्योंकि बहुत सालों से रिलेशनशिप में है आजकल, जैसे बहुत तरीके के रिलेशनशिप्स हो गए हैं, तो लेकिन शादी नहीं हो पाती है, तो वो फिफ्थ हाउस के भी जो कारक ग्रह हैं और उनके जो प्लेसमेंट है उनको बहुत जरूरी है। अगर सेवेंथ हाउस की प्रॉब्लम है कि डाइवोर्स तक बात बन के आई है, तो वो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है और जो वीनस जो उसका कारक बना जाता है शादी का, उसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर वीनस समझिए सिक्स्थ हाउस में हो गया, तो खुद से 12वें होके बैठ गया, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में उसका स्थान सेवेंथ है। भले वो उधर कौन सी भी राशि हो, लेकिन फिर भी अगर वो अपने से 12वें होके बैठ गया तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो वो इसके लिए मैं समझाई थी कि 6-8 और 2-12 का जो रिलेशनशिप बहुत लोग भूल जाते हैं, उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और शनि देव हो गए, मंगल देव हो गए, इनके जो है इनकी प्लेसमेंट्स भी शादी में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अच्छा, इसमें एक चीज आ जाती है कि आप दोनों की कुंडलियों को एनालाइज करिए, जो हस्बैंड है और जो वाइफ है। इनका जो मून है, आपस में मन मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। तो जैसे बोलते हैं जग जीत मन जीत तो जग जीत। आपने अपने मन को जीत लिया तो आपने जग को जीत लिया। तो इनका जो मून है, वो आपस में 6-8-2-12 का रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। मून का जो प्लेसमेंट है दोनों का एनालाइज करें। और वीनस भी, सिर्फ मून नहीं, वीनस भी अगर 6-8 या 2-12 का रिलेशनशिप बनाता है तो कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम आती ही है, क्योंकि वो कारक है शादी का। तो मेन वहां पे देख के, फोकस देख के कौन से प्लैनेट से, जैसे राहु अगर बाय चांस इन्वॉल्व हो गया तो ये भ्रम पैदा करेगा। अगर हस्बैंड का या वाइफ का किधर रिलेशन नहीं भी है, लेकिन वो माइंड में वहम पैदा करेगा, शक शंका पैदा करेगा कि नहीं, मेरे हस्बैंड का कहीं और कुछ चल रहा है।
तो वो जो है कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व होता है उस पे बहुत हो जाता है। अगर मंगल कहीं इन्वॉल्व हो गया तो हो सकता है थोड़ा वायलेंस भी हो जाए दोनों हस्बैंड वाइफ में। तो वो चीज हो जाती है। शनि जी इन्वॉल्व हो गए तो भी तकलीफ देते हैं। तो मैलेफिक्स का जो यहाँ पे रोल हो जाता है सातवें घर से बहुत ही जो है ज्यादा हो जाता है। प्लस हम इसके साथ में 12th हाउस को भी देखते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है अपने ब्लड बेड प्लेशर्स का जो है कारक माना जाता है। तो 12th हाउस का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर बहुत वीक है वो तो भी ये समस्याएं फिर डेवलप हो जाती हैं उसमें। बहुत ही अच्छे से आपने समझाने का प्रयास किया मैडम, और बहुत ही अच्छे से आपने सूत्र बताए, रूल्स बताए, इसको कैसे फॉलो किया जाए। तो मैडम आखिरी में चलते चलते मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहूँगा, आपके सामने मैं एक चार्ट लगाना चाहूँगा। उस चार्ट में आप हमें ये समझाने का प्रयास करें कि अभी इस जातक की क्या दशा चल रही है करंट में, और इसको क्या फल मिल रहे हैं। थोड़ा आप सिर्फ इतना बताने का प्रयास करेंगे? जी जी जी, जरूर सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। जी मैडम आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी 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 जी। हाँ। तो मैडम आप बताइए, इसमें हमें कौन सा चार्ट देखना है? इसमें मेरे को दो चार्ट नज़र आ रहे हैं। हाँ, हम अभी क्योंकि वैदिक की बात कर रहे हैं तो हम पहला जो लग्न चार्ट है जिसमें एएससी लिखा हुआ है असेंडेंट, वो अच्छा, उसी उसी पे ध्यान देंगे। ठीक ठीक है। है। तो हाँ, जो नारायण भाव मेरा चलित को हम केपी में देखते हैं, अभी हम केपी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ मेरा वैदिक को स्टडी कर रहे तो हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा इस चार्ट में कि ये सपोज करो ये चार्ट मेरे को मिला है, अभी जी जातक ने ये चार्ट मेरे को दिया अपना, तो मैं अब कैसे जानूं इस जातक की जिंदगी में अभी क्या चल रहा है? आप मेरे जी को कैसे अब इसको उसको देखना है, ये बताइए आप। जी। आप इसमें विंशोदरी दशा तक जा सकते हैं क्या, दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी। इसकी जो बिम्सोत्री दशा अभी जो हाँ चल जी। रही है, मैं आपको बता देता हूँ। जी ये चंद्रमा की चल रही है, जो 2029 तक चलेगी, 7 अक्टूबर 2029 तक चलेगी महादशा। जी ठीक जी। है, चंद्रमा की। और हम्म जो अंतरदशा जो चल रही है, वो अभी अंतरदशा चल रही है इसकी जुपिटर की, जो हम्म, 7 जनवरी 2024 तक चलेगी। जी ठीक। मतलब चंद्रमा और जुपिटर का कॉम्बिनेशन दशा में बन रहा है जी इसमें जी जो। हाँ, अब बताइए अब क्या आगे देखे। जी। ठीक है, तो अब हम क्योंकि क्योंकि ये महादशा को काफी टाइम हो गया, 2019 से चल रही है, हम्म 3-4 साल हो गए मून की महादशा को, जो कि दस हम्म साल की रहती है मून की महादशा, उसको 3-4 साल ऑलरेडी ऑलरेडी हो गए। तो हमारा हम्म। फोकस रहेगा अंतरदशा पे। अब अंतरदशा। अंतरदशा में, हाँ अंतरदशा में गुरु जो है आप देख सकते हैं 10th हाउस में है। 10th हाउस में गुरु जी। स्वराशि। हाँ, गुरु जी हाँ जी। 10वें घर में बैठे हैं स्व राशि में, बिल्कुल जी। हाँ जी, स्वराशि में बैठे हैं। तो ये प्लेसमेंट तो अच्छी मानी गई। तो कोई भी इसको स्टार्टिंग में देख के बोलेगा कि बहुत अच्छा है। लेकिन आप देखिए अभी इनके हाउसेस कौन से एक्टिव हैं एक्चुअली। तो हम्म एक तो 10th हाउस एक्टिवेट हो गया। अब हम्म। 12वां घर एक्टिव हो गया क्योंकि शनि महाराज वहां पे गोचर में है, 12वां घर एक्वेरियस में। जहाँ पे हाँ, वीनस बैठे। वीनस बैठे हैं। तो ओके। जो पैसों का कारक है, जो धन का कारक है, वो हो गया वीनस इसमें। तो वो बैठे हुए हैं 12वें घर में, पहले तो वो ही डिनोट करते हैं कि इनको पैसों की समस्या आ सकती है। दूसरा, हाँ उसकी एक्टिवेशन हो गई क्योंकि शनि जी अभी जो है एक्वेरियस में गोचर में है। तो वो बिल्कुल जी। एक्टिवेट हो गए। वो बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिवेट हो गए और फर्स्ट हाउस लग्न हाउस भी एक्टिवेट हो गया क्योंकि जुपिटर का गोचर वहां है। सेकेंड बिल्कुल हाउस जी। वेल्थ, सेकेंड हाउस वेल्थ एक्टिवेट हो गया क्योंकि वहां पे फर्स्ट नंबर लिखा है जहां की राहु का गोचर है। और हम्म 7th राशि जो 8th हाउस है, वो हम्म। एक्टिवेट हो गया क्योंकि वहां पे राहु जी का गोचर है अभी। तो अ, ये गोचर से ही हमने 4 घर पकड़ लिए। मैडम जो दूसरे घर में जो 1 नंबर राशि है, वहां पे राहु का गोचर चल राहु, रहा है। हाँ जी, हाँ, वहां राहु का गोचर है। तो गोचर गोचर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भूल जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इनकी कौन से हाउस एक्टिवेट हो गए। एक तो 10th हाउस एक्टिवेट हो गया जुपिटर के कारण। हम्म 11th हो गया सैटर्न के कारण। ओ हम्म सॉरी, 11th नहीं, 12th हाउस हो गया सैटर्न के कारण। हम्म फर्स्ट हाउस हो गया जुपिटर के कारण। हम्म सेकेंड हाउस हो गया इनका वेल्थ का राहु के कारण। और हम्म। 8th हाउस हो गया केतु के कारण। बिल्कुल। तो जी, तो 5 घर आपके एट प्रेजेंट एक्टिव है। ओके, तो कह सकते हैं कि जो जातक के जैसे अभी जो एक्टिविटीज चल रही है,
वो एक तो 10वें घर की चल रही है, क्योंकि 10वां घर गुरु का ही है, और गुरु अंतरदशा में चल रही है। तो हम्म। गुरु के जो घर हो गए वो एक फर्स्ट हाउस हो गया, एक 10th हाउस हो गया। तो इसलिए हाँ आपने जी। बोला कि जो जातक के साथ जो एक्टिविटी चल रही होंगी, एक फर्स्ट हाउस की और 10th हाउस की। फर्स्ट जी। हाउस हो गया सेल्फ, और 10th हाउस हो गया प्रोफेशन। और जी। साथ में आपने बोला एक बहुत ही अच्छा, जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर भूल जाते हैं, गोचर। आपने हम्म। बोला कि जो 12th हाउस में वीनस है, जो फाइनेंस का कारक है, उधर शनि महाराज अभी गोचर के चल रहे हैं, जो 2.5 साल तक उधर ही रहेंगे। तो इसका जी। मतलब वीनस के साथ शनि महाराज का रिलेशन बन गया, और 12th हाउस को उन्होंने एक्टिव कर दिया, और वीनस को भी एक्टिव कर दिया। तो वीनस भी एक्टिव हो चुका है, तो वीनस के घर भी एक्टिव हो गए। तो इसलिए हम्म। आपने बोला कि 12वां घर भी एक्टिव हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि खर्चे, इन्वेस्टमेंट, लॉसेस। ठीक है। हम्म। हम्म। इसी प्रकार से आपने बोला कि सेकंड हाउस भी एक्टिव हो गया। वो सेकंड हाउस राहु ने एक्टिव कर दिया, क्योंकि गोचर के राहु वो इनके सेकंड हाउस में चल रहे हैं। हम्म। हम्म। इसी प्रकार से आपने बोला कि अष्टम हाउस भी इनका, अष्टम घर भी, अष्टम भाव कुंडली का वो भी एक्टिव हो गया, क्योंकि उधर हम्म। केतु महाराज गोचर के शनि जो नेटल के साथ बैठ चुके हैं। हाँ तो जी। अभी हम इस जो एक्टिविटीज हमें पता लगी कि जो बंदे के साथ अभी हो रहा है, जिसका ये चार्ट है, इन घरों के साथ जुड़ गया वो, जो जी। एक्टिविटीज है। तो अब जी। इससे क्या निचोड़ निकलता है मैडम, क्या समरी निकलती है? अब देखिए, दो तो यहाँ पे जो मैलेफिक हाउसेस हम लोग बोलते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक हाउसेस हैं, 8th एंड 12th इन्वॉल्व हो गए, तो पक्का इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम आ ही गई, क्योंकि और वहां पे शनि का गोचर हो गया, यहाँ पे राहु जी का गोचर हो गया, ओ सॉरी, केतु का गोचर हो गया। तो केतु इनके जो प्रोफेशन में ब्रेक लाएंगे ही लाएंगे कैसे भी। जी। आपका कहने का मतलब है कि जो नेटल के साथ जो 8वें घर में शनि बैठे हुए हैं, जो लगन के शनि बैठे हुए हैं 8वें घर में, उधर गोचर के केतु के आने के कारण उनके प्रोफेशन में दिक्कत आ गई है। जी। जी। थोड़ा इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि शनि के साथ जब केतु नेटल करता है तो उसको कैसे प्रोफेशन में दिक्कत आती है? देखिए, प्रोफेशन जब हम देखते हैं तो प्रोफेशन का कारक जो ग्रह है वो सैटर्न ही है। ठीक है। ओके। अब सैटर्न इनका बैठा हुआ 8th में, और केतु जो है हर चीज को ब्रेक करने का कारक करते हैं, कारक है वो, कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जब वो केतु आते हैं महादशा अंतरदशा में या गोचर में भी जिसके ऊपर आते हैं, तो आपका वहां पे ब्रेक होता ही होता है। तो ये शनि जो है रेट्रो है एक तो इनके, तो शनि महाराज वहां पे बैठे हुए हैं प्रोफेशन के कारक, 8वें घर में वैसे ही प्रॉब्लम वो है, ऊपर से इनके ऊपर केतु का गोचर आ गया, तो फिर ये 100% इनके प्रोफेशन को ब्रेक करेंगे ही करेंगे, इनको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। हम्म, बिल्कुल प्लस आपने। यहाँ से हम वीनस से भी देख सकते हैं कि जो 12वें घर में वीनस बैठे हुए हैं उनके ऊपर सैटर्न का गोचर आ गया। तो सैटर्न जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव करते हैं, जब तक ये पुराने काम नहीं करेंगे, कुछ ऑर्थोडॉक्स पुरानी चीजें नहीं बेचेंगे, तब तक इनके तकलीफ आएगी, या फॉरेन से रिलेटेड रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके इनके प्रोफेशन में तकलीफ आनी ही आनी है। आपने बहुत ही अच्छे से सरलता से समझाने का प्रयास किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया मैडम आपने। जैसा कि आपका जो एक पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि जो गोचर के केतु है वो नेटल शनि के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं अभी 8th घर में, और शनि जो नेटल के है वो 8th हाउस में बैठे हैं। तो 8th हाउस तो खुद ही ट्रबल और अनसर्टेनिटीज का है, हम्म। अचानक सडन चेंजेस, जी। उतार और चढ़ाव का घर है। उसमें कर्म कारक शनि पहले से ही बैठे हुए हैं लगन के। और हम्म। जैसा कि आपने बोला केतु महाराज वहाँ गोचर कर रहे हैं, और केतु महाराज जो है वो हर चीज को सेपरेट करते हैं, कर्म को सेपरेट करते हैं, कर्म में ब्रेक डालते हैं। तो इसका मतलब कर्म में प्रॉब्लम आ गई। और दूसरा जो आपने चीज बताने का बताया है कि वीनस के साथ गोचर के शनि अभी बैठे हुए हैं, तो वो भी 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो आपने बहुत अच्छा कारक को यूज किया है कि जो वीनस जो फाइनेंस का कारक है और शनि कर्म कारक है, अगर वो जो कार्य है वो अपना पुरानी चीजों से रिलेटेड करेंगे, जैसे शनि पुरानी चीजों का रिलेशन कारक ग्रह है। और 12वें घर जो आपने इसको यूज किया है कि वो फॉरेन से या घर से दूर रहकर, ये आपने जो चीज बताई है बहुत ही अच्छी चीज बताई है, और कुंडली को बहुत ही अच्छे से समझाया। जैसे मेरे को इजी समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ वैसे देखने और सुनने वाले को भी समझ में आ रहा होगा। तो जी। मैडम आपने जो आज जो ये बताया है, मैं चाहूँगा कि आखिरी में आप कुछ ऐसी टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि हम्म। वो अपने जीवन में खुद से उसको अप्लाई करके यूज़ कर सके। तो मैं अच्छा। आपको यही चाहूँगा कि कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को और हमारे दर्शकों को। हाँ जी, तो सबसे पहली टिप यही हो गई कि आप पहले पहले दशा को पकड़िए, जब भी आप कोई चार्ट को एनालाइज करते हैं, फर्स्ट आप दशा को पकड़िए, सेकंड आप गोचर को पकड़िए, क्योंकि गोचर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर उसके घरों को पकड़ के, वो और कारक तत्व पकड़ के प्लेनेट का, जो वहां बैठे हुए हैं, जो गोचर के प्लेनेट
आपके नेटल में बैठे हुए हैं और गोचर का प्लैनेट उनके ऊपर आ रहा है, तो उसके कारक तत्वों को वो यूज करेगा ही करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे अगर मैलेफिक है। अगर पॉजिटिव प्लैनेट है तो उसको फायदा देंगे उसमें। तो जैसे हम ये कुंडली देख रहे थे, तो अभी हमने राहु शनि और केतु का तो गोचर समझ लिया था, लेकिन गुरु का गोचर इनके फर्स्ट हाउस में था, जो जिधर 12वीं राशि लिखी हुई थी फर्स्ट हाउस में। तो इन ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बोला लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इनको तकलीफें तो बहुत आएंगी, लेकिन ये फिर भी उभर के आएंगे, क्योंकि अभी गोचर में गुरु वहां पे आ गए हैं। तो जो गुरु का गोचर है बहुत बेनिफिक होता है, स्पेशली लग्न पे जब चलता है तो बहुत बेनिफिक होता है। तो इस तरह से आपको गोचर के प्लैनेट्स पहले पकड़ने हैं कि कहाँ है, उनका क्या रिलेशन बन रहा है एक दूसरे से। 6, 8, 12 जो हाउसेस हैं उनसे तो रिलेशन नहीं बना रहे हैं। तो वो सब आप देख के फिर उसके बाद में आप एनालिसिस करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चार्ट को। तो इतना भी पकड़ेंगे तो स्टार्टिंग के लिए तो बहुत हो जाएगा, फिर तो आगे बहुत डीप है उसका। कंजंक्शन हम देखना कौन से प्लैनेट का है। तो जो गोचर को हम एक तरह से कंजंक्शन ही माने, वो चार्ट में नहीं दिखता है लेकिन हम कंजंक्शन ही माने उसको। तो उस तरह से व्यूअर्स कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें वास्तु का भी हो जाता है कि कौन सी राशि जो है कौन से वास्तु जोन को रिफ्लेक्ट करती है। तो वो जोन एक बार आप चेक करवा लीजिए क्लाइंट का कि उनका क्लियर है नहीं है। तो वो सब अभी मतलब डीप में जाए तो बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ तक भी हम समझे ना तो बहुत बड़ी बात है, पहले पहले इसी को प्रैक्टिस कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं समझ पाऊंगा कि आप जो कह रहे हैं कि सब कुछ एक छोटी सी वीडियो में हम समेट नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें और वीडियोस लेके आनी पड़ेंगी। फिर भी जितना आपने बताया बहुत ही अच्छे से और सरलता से हमारे सामने चीज़ें रखी है। मैं फिर से मैडम ने जो बताया आपको रिपीट कर देता हूँ। मैडम ने बोला कि जब भी कोई जातक आए उसकी सब समस्या को पहले अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो करंट दशा उनके साथ उनकी समस्या को रिलेट कर पा रही है। जैसा कि इन्होंने चार्ट पे समझाया है, सबसे पहले हमने जो रनिंग दशा है उसको देखना है, महादशा किस प्लैनेट की चल रही है, प्रत्यंतर अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है। उन प्लैनेट की स्थिति को हमने कुंडली में देखना है, कौन से भावों में वो बैठे हुए हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं। साथ में उसी के साथ हमें गोचर लेना है, गोचर के प्लैनेट किस प्रकार से अपना इफेक्ट डालते हैं, वो तो मैडम ने हमें बताया ही दिया है चार्ट को लेकर। चार्ट में समझाएगा कि कैसे स्थिति वो बदल देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैडम, आपने छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत कुछ समेटने की कोशिश की है और बहुत सरलता से बताने का प्रयास किया। मैं जी जी चाहूंगा भविष्य में भी आप हमारे से जुड़कर थोड़ा समय निकालकर समय समय पर हमारे साथ जुड़े और अपनी नई अच्छी नॉलेज और नया एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स और दर्शकों और हमारे देखने वाले दर्शकों को जो हमें प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके समक्ष रखें और उनको समझने में चीज़ें और समझने में आसानी हो। तो मैं जी फिर से जी। आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और मैं थैंक चाहूँगा सभी को, हमारे देखने सुनने वाले, कि अगर आपको किसी प्रकार की, मैडम हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, सिखाते भी है, और आपको अगर किसी प्रकार का विचार विमर्श या इनसे कुछ चीज़ें जाननी है, सीखनी है, तो आप इनको रीच कर सकते हैं। इनका सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैडम आपका फिर से मैं एक बार आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने बहुत ही कीमती समय अपना हमें दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद सतीश जी।